अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज एक न्यू टॉपिक की मैं वीडियो बना रहा हूँ और इस टॉपिक की जो वीडियो है ये एक लिहाज से इससे पहले वाली जो वीडियो मैंने अपलोड की है तो उसके साथ ये रिलेट करती है। देखिए, इससे पहले जो मैंने इक्वेशन ड्राइव की है वो है आर्हीनियस इक्वेशन, यानी कि आर्हीनियस इक्वेशन को हम किस तरीके से ड्राइव कर सकते हैं। आर्हीनियस इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए हमने वेंट हॉफ जो थ्योरम है, यानी कि जिसके अंदर गिब्स फ्री एनर्जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के दरमियान का जो रिलेशनशिप की जो इक्वेशन है उसके जरिए से हमने आर्हीनियस इक्वेशन को ड्राइव किया था। और आज हम आर्हीनियस इक्वेशन के जरिए से एक्टिवेशन एनर्जी के फार्मूले को ड्राइव करेंगे, यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी हम किस तरीके से मालूम कर सकते हैं। तो उसके लिए लाजमन हमारे पास एक मैथमेटिकल डेरिवेशन मौजूद है और उस मैथमेटिकल डेरिवेशन को ड्राइव करने के लिए हम जिस इक्वेशन का सहारा लेंगे वो हमारे पास है आर्हीनियस इक्वेशन। तो हम स्टार्ट यहाँ से जो करेंगे आर्हीनियस इक्वेशन से करेंगे और इसके बाद एक्टिवेशन एनर्जी को मालूम करेंगे। अगर सबसे पहले हम ये देखें कि एक्टिवेशन एनर्जी कहते किसको हैं। एक्टिवेशन एनर्जी वो एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो किसी भी रिएक्टेंट्स को एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में तब्दील करने के लिए जरूरत होती है। यानी कि अगर कोई रिएक्टेंट एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में चेंज जब तक नहीं होगा तब तक वो प्रोडक्ट में भी चेंज नहीं होगा। तो एक बैरर है, एक रुकावट है एक रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए, और उस रुकावट को हम एनर्जी से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि हम उसको कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। कोई भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तब्दील होने से पहले एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में तब्दील होता है और उसकी जो एनर्जी जरूरत होती है उसको हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। अब किसी भी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी किस तरीके से मालूम कर सकते हैं, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर फार्मूला है और वो फार्मूला किसका है, आर्हीनियस इक्वेशन का है। और आर्हीनियस इक्वेशन जो है वो कुछ इस तरह की हमारे पास है। उसका जो फार्मूला है मैथमेटिकल फॉर्म है, यानी कि हम लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस इक्वेशन। आर्हीनियस इक्वेशन का फार्मूला हमारे पास है k इज इक्वल टू a एक्सपोनेंट माइनस e a अपॉन आर टी। तो ये हमारे पास आर्हीनियस इक्वेशन है और इस आर्हीनियस इक्वेशन के अंदर के हमारे पास एक रेट कांस्टेंट है, ए आर्हीनियस कांस्टेंट है। इसको हम फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी कहते हैं। जो मैंने जब इस इक्वेशन को ड्राइव किया था तो वहां पर मैंने इसको एक्सप्लेन भी किया हुआ है। और ई ए हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी है, आर हमारे पास जनरल गैस कांस्टेंट है, टी हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, टेम्परेचर होगा। तो अब हम इस इक्वेशन से जो हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी की इक्वेशन है वो ड्राइव करेंगे। अब वो किस तरीके से ड्राइव करेंगे, उसके ड्राइव करने के लिए क्या जरूरत होगी, हमें इस एक्टिवेशन एनर्जी को इस एक्सपोनेंट से नीचे उतारना है। और जब भी कोई चीज एक्सपोनेंट के ऊपर मौजूद हो तो वो एक लिहाज से एंटीलॉग को भी रिप्रेजेंट करती है, और एंटीलॉग का जो हमारे पास एक लिहाज से आप ये कह सकते हैं जो इनवर्स है वो लॉग है, या लॉग आप कह सकते हो एंटीलॉग का इनवर्स होता है। तो लिहाजा इसको नीचे उतारने के लिए हम नेचुरल लॉग लेंगे। तो हम लिखेंगे बाय अप्लाइंग नेचुरल लॉग। जैसे मैं नेचुरल लॉग यहाँ पे अप्लाई करता हूं तो ये इक्वेशन कुछ यूं हो जाएगी, नेचुरल लॉग इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पर है ए ई माइनस ई अपॉन आर टी है। ये ए और जो एक्सपोनेंट है ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब नेचुरल लॉग लेंगे तो मल्टीप्लाई का साइन प्लस में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है जब हम इसको इंटर करेंगे। और ये हम 9th क्लास की मैथ्स बुक के अंदर भी हम इसको स्टडी करते हैं। तो नेचुरल लॉग ए आ जाएगा प्लस नेचुरल लॉग ई एक्सपोनेंट माइनस ई ए अपॉन आर टी हो जाएगा। और नेचुरल लॉग की मौजूदगी में एक्सपोनेंट खत्म हो जाता है। जब वो खत्म हो जाता है तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, नेचुरल लॉग इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ए, और यहाँ पर आपके पास ये दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ई ए अपॉन आर टी हमारे पास आ जाएगा। यानी कि इक्वेशन कुछ हमारे पास इस तरह की डिजाइन हो जाएगी। इस वक्त हमने ई ए का फार्मूले को ड्राइव करना है। उसको ड्राइव करने से पहले मैं इस नेचुरल लॉग को सिंपल लॉग में क्या कर देता हूं, चेंज कर देता हूं। तो हम लिखते हैं कि कन्वर्टिंग नेचुरल लॉग इनटू कॉमन लॉग या सिंपल लॉग भी कहते हैं,
एक चीज में रखें कि जब हम नेचुरल लॉग को सिंपल लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो तब आपके पास यहाँ पर एक वैल्यू भी आती है। नेचुरल लॉग को जैसे हम खत्म करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2.303 कॉमन लॉग के जहां जहां पे मौजूद होगा। यहाँ पर भी इस नेचुरल लॉग को भी जब खत्म करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 2.303 कॉमन लॉग ए और माइनस है ई अपॉन आर टी हो जाएगा। यानी कि इक्वेशन की कुछ यूं तरतीब हमारे पास बन जाएगी। अब इस इक्वेशन को मजीद सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ से 2.303 को मैं क्या ले लेता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ, ताकि आपके पास इस इक्वेशन को मजीद हम सिंप्लीफाई कर सकें, मजीद हम इसको सॉल्व कर सकें। तो अगर मैं इस पूरे में से 2.303 को कॉमन लेता हूं तो कॉमन लेने का मतलब ये होता है कि आप इस वैल्यू को डिवाइड कर रहे हो। किस तरीके से, अभी आप देखें, जैसे ये 2.303 है, ये से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड, मतलब इससे भी डिवाइड होगा और इससे भी डिवाइड होगा। हम इसको खत्म करना चाह रहे हैं इन पार्ट से। तो ये 2.303 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पर भी इससे भी डिवाइड होगा, इससे भी डिवाइड होगा, यानी कि कुछ इक्वेशन इस तरह हो जाएगी, लॉग कॉमन लॉग के इज इक्वल टू 2.303 कॉमन लॉग a डिवाइडेड बाय 2.303। इस 2.303 को इससे भी डिवाइड कर दिया, अब इसके साथ भी डिवाइड कर दूंगा तो ये हो जाएगा माइनस EA डिवाइड बाय 2.303 और साथ में क्या आ जाएगा, RT हो जाएगा। तो ये 2.303 और ये 2.303 आपस में क्या हो रहे हैं, कैंसिल, इसको हम कैंसिल कर देंगे। तो log k इज इक्वल टू log a माइनस एक्टिवेशन एनर्जी डिवाइडेड बाय 2.303 और RT हमारे पास आ जाएगा। देखिए इस इक्वेशन में इस वक्त हम एक्टिवेशन एनर्जी को मालूम करना चाहें तो मालूम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि हमारे पास ए की वैल्यू मौजूद हो, लेकिन ए की वैल्यू हमारे पास मौजूद नहीं है और ये फ्रीक्वेंसी फैक्टर आपके पास डिफरेंट रिएक्शंस के लिए डिफरेंट होता है। तो इन तमाम वैल्यूज को ज़हन में रखना, याद रखना पॉसिबल नहीं है। तो हम इसको खत्म करने के लिए हम ये कहते हैं कि अगर हम दो डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर काम कर रहे हो और हमारे पास रेट कांस्टेंट भी क्या हो, डिफरेंट हो, तो तब हम एक्टिवेशन एनर्जी को कैसे फाइंड करेंगे। तो इसको मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक लिहाज से थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करता हूं कि व्हेन वी वर्क एट डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर अगर हम वर्क कर रहे होंगे, डिफरेंट टेम्परेचर यानी कि T1 एंड T2, देन देयर rate constant become K1 and K2। एक लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास दो आपके पास क्या बन जाएंगी, इसकी स्टेट्स बन जाएंगी। एक T1 के लिहाज से हम बना लेंगे, एक T2 के लिहाज से, मतलब ये दो इक्वेशनें हमारे पास यहाँ पर क्रिएट हो जाएंगी। वो दो इक्वेशनें किस तरह क्रिएट होंगी, वो इस तरह होंगी, क्योंकि दो कंडीशन है तो हम लिखते हैं सो अकॉर्डिंग टू टू कंडीशन, क्योंकि दो कंडीशन है, एक T1 है और एक आपके पास क्या है, T2 है। तो उस लिहाज से हमारे पास इसके दो फॉर्मूले बना लेंगे। एक लॉग बना लेंगे, लॉग K1 इज इक्वल टू log A माइनस EA अपॉन 2.303 RT1 हो जाएगा। ये पहली फॉर्म इसकी बन चुकी है, यानी कि फर्स्ट आपके पास इसकी फॉर्म बन चुकी है। यहाँ पर भी K1 है, यहाँ पर T1 है, ये रिलेशनशिप हो चुकी है कांस्टेंट की और आपके पास टेम्परेचर की। अब दूसरी रिलेशनशिप बनाता हूँ, वो भी इसी तरह की बना लेता हूँ, सिर्फ और सिर्फ नंबर चेंज कर दूंगा, K2 हो जाएगा इज इक्वल टू log A हमारे पास है, माइनस है EA है और डिवाइड में क्या आ रहा है 2.303 R और T2। देखिए इस वक्त दो फार्मूलाज बन चुके हैं, दो मतलब आप कह सकते हैं इक्वेशनें हो चुकी हैं। ये एक आपके पास इक्वेशन 1 है और एक इक्वेशन आपके पास ये बन चुकी है और इसको हम कह देते हैं ये इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 1 एंड 2।
देखिए हमने ये प्रोसेस क्यों किया, असल में हम यहाँ पर ए को जो आर्हेनियस कांस्टेंट फैक्टर है या फ्रीक्वेंसी फैक्टर आपके पास है उसको हम खत्म करना चाह रहे हैं, उसको हम रिमूव करना चाह रहे हैं इक्वेशन से, ऐसी इक्वेशन बनाना चाह रहे हैं जिसमें ये मौजूद ना हो। तो इसलिए मैंने इसके दो फार्म बना दिए। अब दो फार्म बनाने के बाद अगर मैं इनको सब्सट्रैक्ट करता हूँ एक दूसरे को, यानी कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आपस में सब्सट्रैक्ट करता हूँ, तो log a और log a जो हमारे पास ये दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। जब ये कैंसिल हो जाएंगे तो फिर इक्वेशन में क्या बच जाएगा, k1 k2 बच जाएगा, t1 और t2 ये दो वेरिएबल बच जाएंगे, जबकि ये दो कांस्टेंट क्या हो जाएंगे आपके पास, यानी कि log a और log a एक दूसरे से माइनस हो जाएंगे। किस तरीके से माइनस होंगे वो यहाँ पर अभी देखिए मैं इसको लिखता हूँ, यानी कि इस तरीके से इसको हम कहते हैं कि सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो लेफ्ट से होगा, राइट से हमारे पास होगा, तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा, log k1 माइनस log k2 होगा इक्वल टू क्या हो जाएगा। देखिए लेफ्ट को लेफ्ट से माइनस कर लिया, आप राइट को राइट से माइनस करेंगे, पहला ये पोर्शन लिख लेंगे, log a माइनस e a अपॉन 2.303r t1। अब इस वाले पोर्शन को यानी कि इक्वेशन 2 को इसमें से माइनस करना है, इसके साइन चेंज करना है, इधर प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस, और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो प्लस यहाँ पे मैं देखो लगा दूंगा, इसको प्लस को क्या कर दूंगा माइनस, यानी कि माइनस log a हो जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि e a अपॉन 2.303 और r t2। अगर आप यहाँ पर देखें तो log एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसल हो जाएंगे। बच क्या जाएगा, अब आपके पास बच गया log k1 माइनस log k2 इज इक्वल टू, ये माइनस में बचा हुआ है इसको मैं बाद में लिख रहा हूँ, प्लस वाले को पहले लिख रहा हूँ। तो प्लस वाला हमारे पास है e a अपॉन 2.303 r t2 माइनस e a है 2.303 r t1 हो गया। मतलब ये दो इक्वेशन अब आपके पास जो है आपस में सब्सट्रैक्ट होने के बाद इस फाइनल शेप में आ चुकी हैं। अब यहाँ पर हमने क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी को मालूम करना था, एक्टिवेशन हमारा टॉपिक तो डेरिवेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी है, एक्टिवेशन एनर्जी को हमने ड्राइव करना है, तो इसमें से एक्टिवेशन एनर्जी कॉमन आ रही है और 2.303 भी क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है, तो उसको कॉमन ले लेते हैं। और यहाँ से भी अगर आप देखें log को अगर आप कॉमन ले लेंगे, जो कॉमन log है कॉमन ले लेंगे, तो माइनस होने की वजह से ये डिवाइड में चला जाएगा, अगर प्लस होता तो मल्टीप्लाई में हो जाता, माइनस अगर हो तो सिंगल लॉगरिथम में जब हम लिखते हैं रूल्स के मुताबिक तो वो चीज डिवाइड में चली जाती है, k1 ऊपर हो गया k2 नीचे आ गया। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से e a कॉमन आ रहा है और नीचे 2.303 और r कॉमन आ रहा है, तो आगे बच क्या रहा है उसको ब्रैकेट में लिख देते हैं। बच ऊपर यहाँ पे कुछ नहीं रहा तो क्या बचेगा 1, तो 1 अपॉन t2 माइनस 1 अपॉन t1 हमारे पास बच जाएगा। यानी कि ये फॉर्म अभी इस वक्त आपके पास आ चुकी है इन दो इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करने के बाद, माइनस करने के बाद। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई हम करेंगे और हम इसका क्या ले लेंगे एलसीएम ले लेंगे, तो log हो गया k1 अपॉन k2 इज इक्वल टू e a है 2.303 है r है। यहाँ पर जब हम एलसीएम लेंगे तो t1 और t2 एलसीएम आ जाएगा, क्योंकि नीचे वाले दोनों आपके पास डिफरेंट है तो उनको मल्टीप्लाई कर देंगे वो एलसीएम आ जाएगा, बाकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, t1 इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा और t2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो ये t1 माइनस क्या हो चुका है t2 हो चुका है। ये इक्वेशन अभी इस वक्त सिंपल हो चुकी है। अब इसकी फाइनल फॉर्म हम जब लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे, देखिए ये पोर्शन इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर आकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये t1 माइनस t2 ये से क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस साइड पर आकर आपके पास क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, ये डिवाइड हो रहा है तो ये भी इधर आकर मल्टीप्लाई होगा। स्टेप बाय स्टेप भी इसको लिख सकते हैं कि ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कैसे मल्टीप्लाई होगा इस तरह हो जाएगा, यानी कि 2.303r और उसी के साथ क्या मौजूद है कॉमन लॉग है k1 अपॉन k2 इज इक्वल टू इधर क्या बचा हुआ है e a और t1 माइनस t2 ऊपर बचा हुआ है और नीचे हमारे पास क्या है t1 और t2 हमारे पास मौजूद है। बस इसका लास्ट और फाइनल स्टेप जो है वो इस वक्त मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये सारी डेरिवेशंस का आपके पास
जो एक्टिवेशन एनर्जी का फार्मूला हम ड्राइव कर रहे थे। देखिए अब ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ये इस तरह हो जाएगा, T1 ऊपर आ जाएगा, T1 T2 ऊपर आ गया, क्योंकि ये डिवाइड हो रहा था, इधर आकर मल्टीप्लाई, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, T1 माइनस T2, और साथ में आगे वाला सारा पोर्शन है 2.303 है, R है और log है और K1 अपॉन K2 है, इज इक्वल टू किसके बराबर है, E A के बराबर है। यानी कि अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिख दूं तो ये इस साइड पे शिफ्ट कर रहा हूं, बाकी इस साइड पे शिफ्ट कर रहा हूं, तो उसमें आपके पास लिख रहा हूं 2.303 R और log में हमारे पास है K1 अपॉन K2 और साथ में क्या मौजूद है, T1 T2 अपॉन T1 माइनस T2। ये वो हमारे पास मैथमेटिकल इक्वेशन है जिसके जरिए से हम एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ एनी रिएक्शन फाइंड कर सकते हैं। यानी कि हमारे पास दो टेम्परेचर हैं, यानी कि एक T1 है और एक T2 है, इनका अगर हमें मालूम हो और उनके रेट कांस्टेंट K1 और K2 ये रेट कांस्टेंट मालूम, इन वैल्यूज को पुट कर देंगे तो आपके पास उसकी एक्टिवेशन एनर्जी आ जाएगी। तो रेट कांस्टेंट आपके पास, क्योंकि डिफरेंट रिएक्शन का डिफरेंट हो सकता है, तो जिस रिएक्शन का आपके पास जो रेट कांस्टेंट होगा वो वैल्यूज पुट कर देंगे और टेम्परेचर्स की वैल्यूज पुट कर देंगे, किस टेम्परेचर पे आप काम कर रहे हैं वो वैल्यूज जैसे पुट करेंगे तो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी आ जाएगी। यानी कि उस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी आप फाइंड कर लेंगे कि कितनी एनर्जी के साथ ये एक्टिव हो सकता है। तो नेक्स्ट टाइम आप जब इंडस्ट्रियल प्रोसेस के ऊपर ये कोई रिएक्शंस कर रहे होंगे तो आपको एक्टिवेशन एनर्जी का पहले से पता होगा, वही एनर्जी आप प्रोवाइड करेंगे और वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स से प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। इस तरीके से आपको एक्स्ट्रा एनर्जी जो है वो वेस्ट नहीं करनी पड़ेगी। अगर आपको एक्टिवेशन एनर्जी ना पता हो तो आप एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो वो वेस्ट में चली जाएगी, अगर आपने कम एनर्जी प्रोवाइड की तो वो भी वेस्ट हो जाएगी, क्योंकि वो आपके पास एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में चेंज नहीं होगा। इसलिए ये मैथमेटिकल डेरिवेशन हमें हेल्प करती है कि हम किस तरीके से एक्टिवेशन एनर्जी किसी भी रिएक्शन की मालूम कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं पर कंप्लीट होता है। अगर इस हवाले से कोई भी आपकी कंफ्यूजन